सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों इस पुराने चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल की शुरुआत जब की गई थी लगभग साल 2021 या 22 में, मुझे आज भी याद है उस समय पे भी जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जो है वो लाइंड अप था। जो इससे पहले वाली जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट थी वो, और लगभग 8 से 10 वीडियोस जो इस चैनल के ऊपर स्टडी रिलेटेड अपलोडेड है वो सभी रिलेटेड थी उसी जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन के साथ। और उस समय पे मैं कहीं और पढ़ा रहा था, आपको मालूम होगा। फिर उसके बाद सब कुछ लेफ्ट आउट हुआ। लगभग 1.5 साल के करीब अगर मैं बोलूँ तो मेरी टीचिंग मैं नहीं कर पा रहा था, ऑन ऑफ चल रहा था ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। और आप कुदरत का कृष्ण में देखिए, वापस इस चैनल के ऊपर जब शुरुआत हो रही है अगेन जेकेपीएस एग्जामिनेशन के साथ हो रही है। 2025 का जेकेपीएस एग्जामिनेशन जो है वो लाइंड अप है, सिलेबस आपके सामने आउट हो चुके हैं। और उस एग्जामिनेशन के लिए मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स और रीजनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कारण सिर्फ ये है कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के जो कि 60 नंबर के हैं, और 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के जो कि 30 नंबर के, लगभग 90 मार्क्स, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 50% ऑफ सिलेबस जो है आपका जेकेपीएस एग्जामिनेशन का वो डिपेंड करता है मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर। और अगर इतना बल्क में ये सब पोर्शन जो है आपके सिलेबस में है तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपको बहुत बच्चों के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा। तो इन सब पे इस चैनल के ऊपर मैं वापस से बात करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के मन में जो कि मुझे जानते हैं पहले से। और अगर जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे होंगे तो चलो उनको नहीं मालूम होगा, बट जो जानते हैं उनके मन में जो भी सवाल होंगे वक्त के साथ उनका जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये वापस से जो नए साल के साथ शुरुआत की जा रही है बहुत टफ है। रीज़न क्या है कि अपने खुद पर्सनल रीजंस है, अपने खुद के फैमिली के, आप कुछ भी बोल सकते हो, घर के वक्त नहीं मिल पा रहा था। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व था, शेड्यूल बहुत टाइट है। और यकीन मानिए मेरा प्लान ये था कि मैं फरवरी के मंथ में, लगभग 15 फरवरी के इर्द गिर्द जो है वो वापस से चैनल के ऊपर शुरुआत करूंगा एक बिल्कुल नए सिरे से। बट प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जो है वो सामने आ गया, सिलेबस आउट हो गया। और सिलेबस कुछ इस तरह से है कि बच्चा जो है वो बड़ा मुझे याद कर रहा है वापस। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, उस वजह से मुझे ज़रूर मोटिवेशन खुद में भी मिली। और मैंने बोला अगर 15 फरवरी को करने की कोशिश करता हूँ कि अगर अभी से शुरुआत कर पाऊँ, चाहे वीडियोस जो है वो डेली की एक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी जो मेरा 15 फरवरी तक मेरा जो ऑलरेडी ऑब्लिगेशंस है वो तो है ही है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तब तक भी आपके लिए कुछ वीडियोस जो है वो इसके रेडी ला पाऊँ। क्योंकि जेके एसएसबी जो है वो टोटल मोड में है इस समय, सारे एग्जामिनेशन जो है वो एक अच्छे स्पीड में करवा रहा है, वो आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए, मैं आपकी कोई हेल्प कर ना पाऊँ। तो वापस ज़रूर आए इस चैनल के ऊपर, और मैथ्स एंड रीजनिंग जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, और ये फॉर योर जेकेपीएसआई 2025 एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, और जो भी आपके मन में कोई सवाल होंगे कमेंट सेक्शन इज ऑल यू, आप पूछ सकते हो उसमें, और वक्त के साथ आपको उनका जवाब जरूर मिलेगा। हाँ, जो वीडियोस आएंगी मैथ्स एंड रीजनिंग की टोटली एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल ओनली, वो मिलेगी यहीं पे आपको। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे फ्रीक्वेंटली बार बार मैसेज या कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ पढ़ाओगे, कैसे मिलेगा कोर्स, जो भी है वो सब अभी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इफ़ इन केस यू वांट टू कनेक्ट मी और ओवर दिस मैथ्स एंड रीजनिंग, या और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या सोशल मीडिया में जहाँ भी आप पूछते हो ऑलरेडी वहाँ पूछ सकते हो। दोस्तों अब वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग जो कि एक लगभग 50% का आपका सिलेबस जो है वो कवर कर रही है इस जेकेपीएस एग्जामिनेशन के लिए, उसका सिलेबस जो है वो जेके एसएसबी ने इस बार किस तरह से मोल्ड किया है, और क्यों स्टूडेंट जो है वो काफी डर रहा है इस सिलेबस से, और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये सिलेबस जो है ये बिल्कुल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लिए आ गया, ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, या ये मेडिकल बैकग्राउंड के लिए नहीं है। रीजन साफ है, क्योंकि मैथ्स इसके सामने खड़ा हो गया, और ये मैथ्स जो है इसमें नॉर्मली जो जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के अंदर 10 चैप्टर्स होते हैं, सिर्फ वही नहीं है, बेसिक मैथ्स ही नहीं है बल्कि एडवांस मैथ्स भी है। बट स्टिल मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो डोंट वरी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से, फर्क नहीं पड़ता, आप सभी इस वीडियो को एक बार देखिएगा लास्ट तक, अंत तक, बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे। आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इस ये जो सेक्शन है इसको किस तरह से डील करोगे, किस तरह से, अगर ये कितना आई थिंक 60 नंबर है इसके मैथ्स के, किस तरह से यहाँ 60 में से जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं वो भी 50 अबव ले सकते हैं, और जो बाकी सब है वो 60 के राउंड ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा और वो सिलेबस आपके सामने आके खड़ा हो गया। मैं आर्ट्स और कॉमर्स और ये मेडिकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनसे ये बात करना चाहता हूँ, आपको अगर ये लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, आपको अगर ये लग रहा है कि ये सारा जो सिलेबस है ये नॉन मेडिकल वालों के लिए है तो वो उनके लिए एक एज है, तो मैं आपको बोलूंगा ऐसा मत सोचिए। मैं जरूर ये समझता हूं कि उन्होंने मैथ्स के साथ टच रखा अपनी जिंदगी में,
आपका टच 10th के बाद टूट गया होगा, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ आपका टच मुझे इतना ही चाहिए कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता हो। अगर वो सब आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो अभी आप सिलेबस में देखोगे ऑलरेडी ये सब आपने अपनी जिंदगी में 8th 9th एंड 10th क्लासेस में पढ़ा है। ये 11th एंड 12th का इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपने ज़िंदगी में पहले कहीं देखी नहीं है या पहले कहीं पढ़ी नहीं है, देखी है, पढ़ी है, बस उनको वापस से एक बार आप बोल सकते हो कि कबर खोद के बाहर निकालना है और अपने दिमाग में उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से बिठाना है। तो दोस्तों आइए एक बार शुरुआत करते हैं, उससे पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले देखो ये सिलेबस जो है मैं सीधा पीडीएफ खोल के भी आपको बता सकता था, बट मैंने लिखने का जो मेरा रीजन है वो ये है कि डीपली आपको थोड़ा सा मैं बता पाऊं। आपके सामने सिलेबस के अंदर मैथ्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका पोर्शन दिया होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, जिसके 15 सवाल दिए गए हैं और 30 नंबर दिए गए हैं, यानी कि हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। पहले तो यही एक अलग चीज है जेकेएसएसबी में, अभी तक हमने देखा नहीं कि जेकेएसएसबी में किसी भी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यही एक डिफरेंट चीज आ गई। उसके बाद अगर मैं आगे चलूंगा तो आपको एडवांस मैथ जो है उसका भी एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें भी 15 सवाल है 30 नंबर के लिए, यानी कि यहां भी एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। और अगर आप रीजनिंग की बात करो तो वो एक अलग चीज है, बट मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो बच्चे के मन में है वो मैथ्स के साथ है। रीजनिंग में बात करेंगे बट जब वक्त लगेगा तब। चलिए दोस्तों, अब इस पे आपको डील कैसे करना है। जेकेएसएसबी का इफ इन केस आपने कोई एग्जामिनेशन पहले दिया हुआ है तो ये सभी चैप्टर्स जो आपके सामने लिखे गए हैं ये आपने कहीं ना कहीं वहां देखे होंगे। आप में से जिन बच्चों ने जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम अभी दिया, ये सारे चैप्टर्स वहां मेंशन थे, पढ़ाया गया था। आप में से जिन बच्चों ने जेकेएसएसबी कोई भी और भी एग्जाम्स दिए हैं, जब मैथ्स वहां पूछा जाता है तो ये चैप्टर्स वहां देखने को मिलते हैं, यानी कि इन चैप्टर्स के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इफ इन केस यू आर अ बिगनर तो ये सब चीजें जो है ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर। दिक्कत वाली बात तो बिगनर के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है उनको लग रहा है कि आप और मैथ्स कैसे पढ़े, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये चीज बोल रहा हूँ। हाँ, अब बात आती है कि ये सामने खड़ा हो गया एडवांस मैथ, और आपको ये लग रहा है सर इससे पहले जेकेएसएसबी ने कभी किसी एग्जाम में ये वाला मैथ्स जो है वो कभी पूछा नहीं है, और इतना बड़ा सिलेबस हो गया मैथ्स का, तो बताइए अब हम करें क्या। तो मैं बता दूं अगेन, दिस इज योर गलतफहमी। ये जेकेएसएसबी ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेकेएसएसबी में इससे पहले किसी एग्जाम में ये सिलेबस रखा नहीं हो, रखा था। मैं आपको आज भी बता दूं, जो वीएलडब्ल्यू का एग्जामिनेशन था, विलेज लेवल वर्कर, आप उठा के देखिए वहां मैथ्स का जो सिलेबस है एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट सिलेबस है जो कि आपको जेकेपीएसआई के लिए दिया गया है। इसके अगला स्लाइड पे अगर आप आओगे तो मैंने वो भी ली है। ये सारा सिलेबस जो है ये जेकेएसएसबी का जो वीएलडब्ल्यू पेपर हुआ था, यानी कि जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था, विलेज लेवल वर्कर, ये सारा सिलेबस वही का है। यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने विलेज लेवल वर्कर की तैयारी करी थी उनको तो चलो दिक्कत आने नहीं वाली, उनके लिए रिवीजन है। तो ये मत सोचिए कि इससे पहले जेकेएसएसबी ने कभी सिलेबस रखा नहीं था, रखा था। ठीक, दूसरी बात, जेकेपीएसआई का जो इससे पहले रिक्रूटमेंट हुई थी, अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस वहां पर भी ऐसा नहीं था तो भी आपकी गलतफहमी है। वहां पर जेकेएसएसबी ने ऐसा किया था, जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है या फिर हमारे स्टेट में केएस का एग्जामिनेशन होता है, जो उसमें सीसेट का पोर्शन होता है, उसका सिलेबस जो है वो डिटो कॉपी पेस्ट किया। और जरूर उन्होंने यहां बाइफरकेट करके नहीं बताया था उस समय पे, बट स्टिल ये चैप्टर्स जो थे वो उसके हिस्से थे, ये मेंशनेशन जो था वो उसका हिस्सा था। मेरे को याद भी याद है जब मैंने जेकेपीएसआई ऑफलाइन बैच पढ़ाया था लास्ट वाला, तो मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाए थे। हाँ ऑब्वियसली सबको तो नहीं टच कर सकते थे, बट मैंने इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए भी थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पहले भी था, हाँ, बट पहले मेंशन नहीं था इसलिए हमें दिख नहीं रहा था, और सवाल भी बहुत कम ही आए थे, 1-2 ही आए थे। बट अब क्योंकि मेंशन है और एक अलग पोर्शन बन चुका है, इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे। वीएलडब्ल्यू से एक डिफरेंस जरूर है, वीएलडब्ल्यू में जो सवाल थे, जो चैप्टर से मैथ्स पूरा एक ही कॉम्पोनेंट था, यहाँ मैथ्स 2 बार है, 2 कॉम्पोनेंट है, तो ये डिफरेंस जरूर है। बट मैं अगेन आई विल टेल यू दिस इज दैट पोर्शन जो कि आपको डिफरेंशिएट करेगा एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। चलो आइए एक बार चैप्टर्स देखते हैं। परसेंटेज, मैथ्स की शुरुआत ही परसेंटेज से होती है, देन रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर आया जाता है, एवरेज पे आया जाता है, ये तो मालूम है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस पे आया जाता है। अब ये जो डिस्काउंट है, ये लगभग आपको 15 चैप्टर जो देखने को मिल रहे हैं, आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो डिस्काउंट है बेसिकली कोई नया चैप्टर नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही समझाया जाता है, ठीक है। और पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये एक नया चैप्टर जरूर लग रहा होगा कुछ बच्चों को जिन्होंने अगर मेरे से नहीं पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब पढ़ेंगे इसके ऊपर पार्टनरशिप पे तो सारी चीजें जो है वो समझेंगे।
अगर आपने अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कभी दिया है तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी नॉलेज ज़रूर होगी आपको। जब भी दो तीन कुछ भी लोग जो है आपस में मिलके पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस को शुरू करते हैं तो जो भी उनके बीच में डील हुई होती है, पैसा जो आएगा, प्रॉफिट जो आएगा, उसको किस तरह से बांटना है, उस पर सारी बात की जाएगी पार्टनरशिप बिजनेस में। हाँ, मिक्सचर डेलीगेशन जो है ये जेकेएसएसबी ने मतलब बता के कभी सवाल पूछा नहीं, इससे पूछा बहुत बार है, बता के नहीं पूछा। इस बार बताया है तो पूछेगा तो जरूर। और मिक्सचर एलिगेशन में आपको बता दूं, अगेन दिस विल प्ले अ रोल विद परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप अच्छे से सीख लोगे, मिक्सचर एलिगेशन आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। देन प्रॉब्लम्स ऑन, नहीं सॉरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो मैंने कलर चेंज किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये चैप्टर मेंशन नहीं था आपके सिलेबस में, ठीक है। बट आई विल टेल यू, अगर आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन्स, क्योंकि ये भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। अलग से बहुत सारी बुक्स में चैप्टर दिया जरूर होता है, तो आपको ये ना लगे कि ये चैप्टर नया है, मैं बोल दूं आपको ये भी पढ़ना आपने इसके साथ। फिर टाइम एंड वर्क है, बट टाइम एंड वर्क अगर आप करोगे तो वर्क एंड वेजेस भी आप करोगे। सिलेबस में मेंशन नहीं है बट यू हैव टू डू, ठीक है। देन आपको सिलेबस में छोटा सा लिखा हुआ है इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, सिंपल भी एंड कंपाउंड भी। फिर सिलेबस में आपको मेंशन है स्क्वायर रूट्स, ठीक है। एक चैप्टर मेंशन है स्क्वायर रूट, बट स्क्वायर रूट अगर आप पढ़ रहे हो तो क्यूब रूट्स क्यों नहीं पढ़ोगे, फिर क्यूब रूट भी पढ़ना है हमें। कलर चेंज मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने बताया ये 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थे, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। देन होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये स्टार्टिंग में ही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं बता दूं आप सभी को, ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा तो आपको होल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, उन नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला जाता है, वो सब आपको इस नंबर सिस्टम चैप्टर में समझ आ ही जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुल मिला के यहां पर आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर फोकस तो करना ही पड़ेगा। करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर्स कम हैं, ये चीजें जिंदगी में आपने जरूर बार बार पढ़ी हैं, फिर भी 30 नंबर हैं, बट एडवांस मैथ्स जो है वो थोड़ा नया है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? जस्ट ए सेकेंड, घर से कॉल आ गया। हाँ जी संदीप बोलो। ले आओ लेबर भी ले आओ, जरूरत है तो ले आओ। अच्छा ठीक है। तो और भी है ना कहीं उधर, खाली वही सामने वाला है? वो और भी हो जाएगा, काम निकाल लेंगे इनका, कोई बात नहीं, ले आओ। ठीक है ओके। वही बात आ गई, जो जिन ऑब्लिगेशन से फंसा उन्हीं के रिलेटेड कॉल है। चलिए आइए यहाँ पे। दोस्तों ये चैप्टर्स बहुत बड़े भी नहीं है। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है सर हमारे पास वक्त कम है, वक्त की कमी है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब ये टोटली डिपेंड करता है जेकेएसएसबी के ऊपर कि वो आपको कितना वक्त दे रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको कितना वक्त दे रहे हैं तैयारी करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ बिगिनर, अगर कोई बच्चा नया है वो सब ये चीज़ें नई तरीके से पढ़ रहा है, और ऑब्वियसली जेकेएसएसबी को तो यही समझना है ना, न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अपेयर होंगे, तो मुझे फिर भी लगता है कि मिनिमम 3 महीने तो उसको मिलने ही चाहिए। अब सिलेबस आउट करने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले सिलेबस आउट नहीं था, पता नहीं था, तो सिलेबस आउट करने से 3 महीने उसको मिलने चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ों को वो अच्छे से समझेगा, पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। उससे कम वक्त देगा तो ये जेकेएसएसबी की बेवकूफ़ी है कि जब देने पे आता है वक्त तो सालों साल गुजर जाते, और जब वक्त देने की कमी हो जाए, उसको वक्त नहीं देना चाहता तो 2-3 महीने के अंदर का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लेता है, वो भी गलत है। तो हमेशा एक चीज़ें जो है वो नॉर्मल और बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। 3 से 4 महीने का वक्त मिलना चाहिए बच्चे को ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लेंथ ही है, ठीक है। जीएस तो है नहीं कि आप क्रैम कर लोगे, समझना है आपको। तो मुझे लगता है ये सब चैप्टर्स के बारे में कुछ हद तक आपको जानकारी ज़रूर हुई होगी, ठीक है। मैं परसेंटेज आपको जो 9th और 10th में आपने या 8th में भी आपने डील किया हुआ वही है, रेशियो प्रोपोर्शन वही है, और ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा है क्योंकि जेकेएसएसबी के एग्जाम में ये बहुत बार आता है, ठीक है। ये सब में अगर आपके मन में ये है कि सर हमें पर्टिकुलरली किन चैप्टर्स पे फोकस करना है तो मैं आपको ज़रूर बता दूं। दोस्तों मैं कलर चेंज करके थोड़ा बता रहा हूं। देखो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैं बता रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये मत सोचना 15 क्वेश्चन है, 15 ही चैप्टर्स है, हर चैप्टर से एक सवाल आएगा, ऐसा नहीं है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 3 से 4 सवाल आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि वो रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया बट उसके अंदर परसेंटेज का रोल होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे आपको लगेगा एवरेज से पूछा गया बट उसके अंदर परसेंटेज का रोल होगा। यानी ये चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डिस्काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस से होंगे बट उसका रोल जो है वो परसेंटेज के साथ भी होगा। यानी कि
आपको परसेंटेज आएगा तो 3 से 4 सवाल आपके ऐसे ही निकल जाएंगे बिना इन चैप्टर्स को पढ़े हुए। तो परसेंटेज के ऊपर तो फोकस बहुत ज्यादा रखना ही है आपको। सिमिलरली डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस इनके ऊपर भी रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको बोलूंगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पढ़ लोगे तो आपके 8 और 9 ये 2 चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, यस, ये भी आपको अच्छे से करना ही है। और देन यार ये कुछ नहीं है, ये बड़ी आसानी से आपको एक ही दिन में अगर आप 2-3 घंटे दे दोगे तो बड़ी आसानी से आप ये पढ़ सकते हो। दोस्तों जो आपके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है, उस पर हम ज्यादा बात करेंगे, एडवांस्ड मैथ्स। वीएलडब्ल्यू का सिलेबस जो एक बार उठाइएगा, देखिएगा, आपको ये सब देखने को मिलेगा वहां पे। एडवांस मैथ कैसे करना है आपने, आइए पहले इस पे बात करते हैं। एडवांस मैथ की देखो शुरुआत कहां से हुई। एसएससी के जो एग्जामिनेशंस थे, एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, और भी एग्जाम जो होते हैं वहां पर एडवांस मैथ्स जो है वो पूछा जाता है। और वहां पर मैथ्स जो है वो बहुत बल्क मार्क्स का भी होता है, बल्क क्वेश्चंस का भी होता है। जेकेएसएसबी के किसी एग्जामिनेशन में इससे पहले वीएलडब्ल्यू को छोड़ के नहीं पूछता था वो, बट अभी वो पूछना शुरू कर चुका है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी में एक बार मैथ्स को अच्छे से पढ़ लो, ताकि कोई भी एग्जाम देना हो आपको प्रॉब्लम आए ना। लगभग मैंने हमेशा बताया 15 से 20 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, जो बेसिक मैथ्स के हैं, यानी जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हो, वो ये है 15। 4-5 और भी थे जिन्होंने इंक्लूड नहीं किए, और नहीं किए इंक्लूड तो मत पढ़ना, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पढ़ लोगे उसके बाद वक्त बचेगा तो उन पे जाएगा ना, वक्त बचेगा तो हमें आगे भी आना है। बट ये अब आपके आज के बाद मैं ये भी बोलूंगा स्टूडेंट्स को, भाई अगर आप वो 20 चैप्टर जिंदगी में पढ़ रहे हो मैथ्स के, तो आपको ये एडवांस मैथ्स को भी एक बार तो पढ़ के रख लेना है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम कहीं खड़े होना। और मैं ये भी बोल दूं कि इसमें वो नहीं है कि फॉर्मूलेज जैसे पहले वाले कैलकुलेशंस है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम फंस जाएंगे, हमसे गलत हो जाएगा ना। यहाँ जस्ट क्या है कि आपको उनकी फिगर्स को याद रखना है, आपको उनकी ज्योमेट्री याद रखनी है, आपको उनके कुछ फॉर्मुलेज होंगे जो 9th में पढ़े थे वो लर्न रखने हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इसमें, ठीक है। देखिए मैं बोलूंगा ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया आपको। आई विल सिंपली से कि वो चीज डिवाइड कर सकते हो आप 3 हिस्सों में। पहला एक वो आ गया आपका ट्रायंगल, क्या आ गया, फर्स्ट आ गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, इसमें आपको ट्राइंगल के बारे में हर एक जानकारी जो है वो समझनी है। ट्राई मींस क्या हो गया, 3 एंगल, यानी एक ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल है और 3 ही साइड्स हैं, तो वो ट्राइंगल हो गया। और उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स सीखने हैं। देखो जब एक ट्राइंगल बनाया जाता है, ये बनाया ट्राइंगल, तो ये जो इनके, इसको क्या बोलते हो आप, देखो जब मैं सिखाऊंगा तो मैं हर एक चीज बताऊंगा, बट अभी सुन लो आप, इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। प्लूरल में क्या बोलते हैं इसको, वर्टिसेस, ठीक है। तो यहां से जब ये लाइंस सामने आती है, एक दूसरे के साथ कटती है, तो होता क्या है, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को काट रही है, जिस भी पॉइंट पे काट रही है, इसको जो है बोला जाता है सेंटर। तो 3 तरह के सेंटर होते हैं बेसिकली ट्राइंगल के अंदर, और ये डिपेंड करते हैं कि ट्राइंगल की शेप कैसी है। क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी ट्राइंगल बनाई, अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊं तो बताओ क्या होगा, तो हमारा वो कहीं और चला जाएगा ना। यहां तो सेंटर में आ रहा है, यहां थोड़ी ना सेंटर में आएगा। एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और एक यहाँ से कहीं से ले लिया, यहाँ तो कहीं इस तरफ पे आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया ये ट्राइंगल की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सेंटर जो है वो किस तरह से बनेगा। तो 3 तरह के सेंटर्स होते हैं, एक सेंट्रॉइड होता है, एक सर्कम सेंटर होता है, एक मीडियन होता है। इनके बारे में जानकारी सीखनी है, और ये बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर आ जाता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बचपन में आपने 8-9 में जरूर ये वाला सिंबल देखा होगा, एक ये वाला या ये वाला। ये सिंबल जो है ये सिमिलैरिटी का है, किसका है, सिमिलैरिटी का है। और ये सिंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंसी का है। अब क्या मतलब होता है इसका, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो पढ़ोगे आप इसमें। देखो यार, एक ये ट्राइंगल मैंने बनाया छोटा सा, और एक ये ट्राइंगल बनाया बड़ा सा, देखने में लग रहा है बिल्कुल शेप एक जैसी है, साइज चाहे डिफरेंट करे बट शेप एक जैसी है, इसको बोलता है सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट में कुछ और होता है, इनकी डिटेल्स हम समझेंगे, बट इनके रूल्स समझेंगे, बट वो चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट और सेकंड पोर्शन जो है ये ट्राइंगल के साथ जो है रोल प्ले कर रहा है। फिर बात आती है सर्कल की। सर्कल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी इसके बाद लिखा गया सिलेबस के अंदर वो सब डील करता है सर्कल के साथ ही। तो ये कुछ नया नहीं है। सर्कल पढ़ोगे, देखो ऑब्वियसली बात है, जब सर्कल पढ़ा जाता है तो कॉर्ड पर आ जाता है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, क्या बोलते हो आप इसको बोला जाता है टेंजेंट। बल्कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्ड। तो यही बोला उसने, कॉर्ड, टेंजेंट्स, यही चीजें सीखनी है, बट थोड़ा डिटेल वे में सीखनी है।
एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स जो है ये कोई एंगल बनाएगी सेंटर पे सर्कल के, वो हम सीखेंगे। कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स होगा यहां पे, टू और मोर टेंजेंट्स नहीं होगा, टू और मोर सर्कल्स होगा यहां पे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये दो सर्कल बना दिए मैंने, ठीक है, अब क्या हुआ, ये टेंजेंट बनाई, सॉरी ये तो कॉर्ड बन गई, ये टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट जो है इसको भी बना रही है, इसको भी बना रही है, यानी दोनों सर्कल को टच करिए, ये भी दोनों का कर रही है, इसको बोलेंगे कॉमन सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। तो इसके ऊपर क्या होता है कि फिगर्स पे सवाल बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो है टॉपिक, यानी ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको ओवरऑल व्यू जो भी दिया, यही सब है ज्योमेट्री। इस पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इस पे ही सवालों को समझना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जरा से भी कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है बेसिक, प्योर कॉन्सेप्ट्स। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, भैया ये आप आर्ट्स में पढ़ ही रहे हो यार, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, उन सब चीज़ों से ये बहुत आसान है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपको एक प्रॉपर रास्ता जो है वो कोई दिखाए, एक प्रॉपर वे दिखाए, वो तो ज़रूर मैं समझता हूँ बात, ठीक है। आगे सुनिए। इसके बाद मैं आ जाता हूँ दोस्तों अलजेब्रा के ऊपर, जो कि आपके एडवांस मैथ्स में शुरुआत दौर में बताया हुआ, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के नीचे। देखो अलजेब्रा क्या हो गया, जो आपने ये वाले फॉर्मूले सुने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आपने सुना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइट भी आपने इसके अलावा ये भी सुना हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये सभी फॉर्मूले बचपन में तो सीखे हैं, देखे हैं, सॉल्व किए हैं। अलजेब्रा यही है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उसी को बोला जाता है आइडेंटिटीज। जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आप वो सीखोगे। आप उनकी एलिमेंट्री सर्ड्स एंड इंडिसेस होता है, बेसिकली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर आ जाती है चीज़ें। और इसमें सर्ड्स एंड इंडिसेस में एक और चीज़ आ जाती है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, वो भी ओपन करना आना चाहिए। कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, वो हम सीखेंगे अंदर। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी था, ये VLW जितना मुझे याद है। तो इसमें क्या है कि कुछ ग्राफ्स होंगे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई डिग्री जो है वो 1 हो, डिग्री 1 हो। अभी अखेन ये क्या है सीखना पड़ेगा बीच में। तो कुछ इस तरह से ग्राफ्स होंगे, इसमें कुछ लाइंस होंगी, ठीक है, कुछ भी लाइंस हो सकती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मैं आपको बहुत एक मतलब मैं आपको बोलूँगा सच्चाई में ये बता रहा हूँ, ज्योमेट्री जो यहाँ दी गई है ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ना ही अलजेब्रा मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी किया जा सकता है। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपकी शुरुआत इस बार शुरुआत आपकी मैं यहाँ से नहीं करवाने वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को पढ़ाया है। बिगिनर्स के लिए ज़रूर मैंने ये पढ़ाना है, बट शुरुआत उनके लिए भी मैं करूँगा तो एडवांस मैथ से ही करूँगा। इसको पकड़ेंगे और देखेंगे कैसे करना है हमने, ठीक। एक और चीज़, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, फिर मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? देखो ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, ट्राई का मीनिंग क्या हो गया 3, गोनो स्टैंड्स फॉर साइड्स, गोनो का मीनिंग है साइड्स, एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, यानी 3 साइड की जब मेजरमेंट की जाती है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। और ये 3 साइड की मेजरमेंट जो है ये किस में होती है, एक ट्राइंगल में होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री जब बच्चा सुनता है तो बहुत घबरा जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीजें उसके दिमाग में फैल जाती है, बहुत घबरा जाता है, उनके फॉर्मुलेस बहुत टफ है, बहुत घबरा जाता है। भाई 11 12 के फॉर्मुले थोड़ी ना पढ़ने हमने 9 10 के पढ़ने हैं, 8 के पढ़ने हैं, वो बहुत सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखेंगे, दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हम सप्लीमेंट्री भी सिखाएंगे, दो एंगल जिनका सम जो 180 डिग्री होता है, वो देखेंगे क्या है। एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये भी 9th क्लास में एक चैप्टर था कि एक इंसान जो है अपने छत पे खड़ा होकर नीचे जमीन की ओर देख रहा है, कोई लड़की आ रही है वहां से, और देखे जा रहा है 5 मिनट में लड़की गायब होगी किसी और लड़के के साथ। तो जब वो देख रहा है नीचे तो एक एंगल बन रहा है उसका आंख से, कहां चला गया, एक एंगल बन रहा है उसका आंख से जमीन तक, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है उसको। या हम काइट उड़ा रहे हैं, हम काइट को देख रहे हैं नीचे से, एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये सब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आता है। मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा फिगर के अंदर। देखो भाई, अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं काइट उड़ा रहा हूं, तो क्या अगर ये जमीन है मान लो, तो जमीन से एक एंगल बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं।
बट अगर एक बिल्डिंग की छत पे कोई बंदा खड़ा है और नीचे कोई लड़की आ गई, ये इसको देख रहा है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ऑफ, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है ना लाइन, वो बोलते हैं। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये सब फॉर्मूले आएंगे। ये भी सुना होगा आपने कि एक ट्री होता है, ठीक है, हवा चलती है, बहुत लंबा सा ट्री होता है, तो हवा चलती है, ट्री इतना सारा आ जाता है, बाकी ट्री नीचे गिर जाता है। कोई फॉर्म देखा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ट्री नीचे गिर जाता है, बताओ इस ट्री की पूरी हाइट कितनी है? ये भी आएगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। तो अगेन हमारी ज्योमेट्री हो गई, हमारा अलजेब्रा हो गया, हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दिक्कत आई होगी, सीखेंगे डिटेल में भी। चलिए अब आते हैं मेंसुरेशन के ऊपर। मेंसुरेशन में मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, देखो सब चैप्टर्स को पढ़ने जाओगे तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पढ़ो उतना जितना दिमाग में रह सके। मैं बीइंग अ टीचर भी ये चीज़ बोलता हूँ, तो अगर 2-3 चीज़ें छोड़ भी देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ भी गया उसमें से सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बाकी चीज़ों के ऊपर बट फोकस पूरा होना चाहिए। फिर वहाँ से सवाल है वो नहीं छूटना चाहिए। देखो जब वहाँ पे आप ट्राइंगल सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो वापस से ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा, बट थोड़े अलग तरीके से आएगा। हम ये सीखेंगे ट्राइंगल पे कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिकली सवाल बनाए जाएंगे उल्टे सीधे घुमा के, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ट्राइंगल तो इस तरह से हो गया, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? एनी 4 साइडेड फिगर, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी बोल सकते हो अब इसको। ये मैंने अभी बनाया स्क्वायर, अब मैं अगर रेक्टेंगल बना दूं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये सब चीजें देखेंगे हम। फिर आता है पॉलीगॉन। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है सेम, सारी साइड्स बराबर, सेम बोलो या इक्वल बोलो। तो रेगुलर पॉलीगॉन भी पढ़ना है। पॉलीगॉन क्या होता है? देखो 3 साइड होगी तो आप बोलोगे ट्राइंगल, 4 साइड होगी आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल, 4 से ऊपर होगी तो क्या बोलोगे? नाम है कुछ, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर साइड्स आती हैं, फिर किस तरीके से टाइप्स आती है, यानी हेक्सागन होता है 6 साइड वाला, हेप्टागन होता है, सेप्टागन होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डेकागन होता है 10 साइड्स वाला, ठीक है। ये पॉलीगॉन के अंदर आता है। बहुत हर एक लेवल है, हर किसी का अलग अलग नाम है। फिर कोऑर्डिनेटर के अंदर हमने वो भी पढ़ना है, रोम्बस, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप अगर मैं बना के बताऊं आपको, कहीं पे जगह कम दिख रही है, चलिए यहीं पे बना देता हूं। 2 साइड पैरेलल, 2 साइड नॉन पैरेलल, याद है? ये 2 पैरेलल और ये 2 नॉन पैरेलल। पैरेलल साइड क्या होती है? जिनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी हो। नॉन पैरेलल तो अलग हो गया, डिटेल में सीखेंगे। अगेन सर्कल आपने वहां पढ़ लिया, बट वापिस से हम सीखेंगे सर्कल को, क्योंकि वो अलग तरीके से है। वहां पे ये थ्योरी है, ये बिल्कुल थ्योरी है, ठीक है, बट ये जो है ये थोड़ा प्रैक्टिकल होगा उसका वर्जन। फिर प्रिज्म देखेंगे, राइट प्रिज्म। प्रिज्म क्या हो गया? जिसके अंदर से आप व्हाइट लाइट को घुमाते हो, मतलब निकालते हो, तो वो 7 कलर्स, रेनबो में, रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं विप गियर, उसमें वो निकलती है। फिर हम कोन पढ़ेंगे। राइट का मतलब क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। ये तो कोन यार आप कैप नहीं पहनाते बर्थडे पे, या जो आइसक्रीम खाते हो, वो वाली कोन। फिर हम सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंडर कुछ जैसे घर में हमारे सिलेंडर आता है, वही वाली चीज़ है, ये आ गया सिलेंडर। फिर हम स्फीयर्स एंड हेमीस्फीयर पढ़ेंगे। ये स्फीयर गोल चीज़ को सर्कल बोलते हो, बट अगर वो गोल चीज़ जो है वो फुटबॉल की तरह हो जाए, जैसे मैं ये मेरे अपने सामने पड़ा हुआ है, ये हो गया स्फीयर। इसी को अगर मैं बीच से काट दूंगा तो उसको बोलेंगे हेमीस्फीयर। ये सर्कल नहीं है। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, जिससे आप इस बोर्ड पे बना सकते हो। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर तरफ से ये निकली हुई है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सर्कल की अगर मैं बात करूं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। ये वो सर्कल है जो कि पेपर में नंबर आते थे पहले, अब नहीं आएंगे। बट ये जो है ये क्या है? ये एक स्फीयर है। हेमीस्फीयर क्या होगा? इसको बीच से काट देंगे। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ये छोड़ दो भाई, मैं सीधा बोल रहा हूं, ड्रॉप इट, जरूरत ही नहीं करने की, बट ये मैं करवाऊंगा। रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। वक्त रहेगा तो ये भी करवा देंगे, ये भी देख लेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं आती है कि ये बेकार सा है, नहीं मिलता, नहीं समझ आता तो उसको फिर छोड़ देना। वक्त मिलेगा, समझ आएगा तो ठीक है। फिर रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। अब ये क्या हो गया? ये पिरामिड की तरह है, जो आपने जरूर रेगिस्तान में पिरामिड नहीं देखे, बट उनका जो नीचे वाला बेस है या तो वो ट्रायंगुलर होगा या वो स्क्वायर होगा। तो ये सब आपको दोस्तों
बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड करने वाला है बाकी बच्चों से। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सिलेबस देख के डर के अपनी रेस से बाहर हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे ये सिलेबस को देखने के बाद उनको एक रास्ता ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो भी वो शायद रेस से आउट हो जाए। और बहुत बच्चों को अगर रास्ता मिलेगा भी तो वो गलत रास्ता मिल रहा होगा, तो भी वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों मैं अगेन बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि सिलेबस काफ़ी है, तो आप कोई जितने भी पेड कोर्स जितने में ले लिए, जिन्होंने आगे लेने हैं वो भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं स्टिल बोलूँगा सिर्फ पेड कोर्स के ऊपर जो है वो आप डिपेंडेंट मत रहना। यूट्यूब के ऊपर हमारे इंडिया में हज़ारों चैनल, पहले तो जम्मू कश्मीर में वो होता है, फिर इंडिया में कितने चैनल है जिसमें ये सब सिलेबस पढ़ाया गया हुआ है। जिस टीचर की समझ आती है पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ो, पेड कोर्स लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी पढ़ो, बट डिपेंडेंट नहीं रहो किसी भी एक चीज के ऊपर। अपना सोर्स जो है इस तरीके का बनाओ, एट द सेम टाइम आप बाकी चैप्टर्स जो है वो कहीं और से पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा, यूट्यूब चैनल छोड़ो, पेड कोर्स नहीं होगा जहां पे ये सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आपने पहले ही हालात देखे हैं क्या हुए हैं, ये पेड कोर्स बोल बोल के आगे सिलेबस जो है वो पूरा कभी कंप्लीट होता नहीं है। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि अभी भी इसमें तो मैं डेड श्योर हूं ना कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिलेबस है ही बहुत ज्यादा, तो करेगा भी क्या टीचर, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरी सोच हो तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि इस पेड कोर्स के ऊपर किसी के भी वो टोटली डिपेंडेंट मत हो ना। ले रहे हो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट एट द सेम टाइम आप यूट्यूब के ऊपर भी जो चैप्टर्स वहां पे आपको नहीं मिल रहे हैं वहां पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम की कमी है। और जहां से समझ आता है, नेशनल लेवल पे बहुत सारे टीचर्स हैं यार, और अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं खुद भी आपको चैनल के ऊपर पढ़ाऊंगा जितना हो सकेगा। सारा तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना हो सकेगा मैं हेल्प जरूर करूंगा बहुत सारे चैप्टर्स में आपकी, ठीक है। आगे आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये भी आपको उस समय पे जब एग्जाम हुए थे ये तब तो मेंशन हुआ था, बट मैं आपको ये भी बता दूं ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टैट्स 9th में था एक चैप्टर, प्रोबेबिलिटी जो है वो भी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब बात कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल फॉर्मुलेज आएंगे इसके ऊपर। और मैंने पीछे भी कहीं पे सिंपल एक चीज़ लिखी थी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इस पर भी सिंपल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सिंपल ही पूछना चाहिए फिर इनको भी, ठीक है। चलिए अब यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, इसी के ऊपर ये सब चीजें, ये मत सोचो ये अलग अलग चैप्टर, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ेंगे, बार डायग्राम पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे। देखो बार डायग्राम पाई चार्ट जो है ये डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है इसी के अंदर, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, सुना होगा आपने मीन मीडियन मोड। और ये तो जिन्होंने मैथ्स नहीं भी रखा था 11th-12th में, उन्होंने अगर स्टैट्स रखा है, कॉमर्स रखा है तो भी पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये किसकी आ गई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। अगेन इफ यू आस्क मी सर प्लीज टेल मी कि किन चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। दोस्तों मुझे लगा माइक उतर गई है, तो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरा ज्योमेट्री, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा अलजेब्रा, पूरा मेंस्ट्रुएशन, इस पे तो है ही है। और सही तरीके से अगर आप पढ़ने पे बैठ जाओगे ना, ये सब एक एक घंटे के चैप्टर है। ट्रायंगल पढ़ोगे एक नहीं तो 2 घंटे, मान लो 2 घंटे में ये कंप्लीट होता है, 2 घंटे में क्वाड्रिलेटरल होता है, 2 घंटे में ये होता है। यानी एक दिन में ना आप सही पूरा वक्त पूरा दिन दोगा, लगभग पूरे दिन में लगभग मैं बोल रहा हूँ 6 से 8 घंटे दो, तो ज्योमेट्री आपकी जो है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हो। एक हफ्ता पूरा दे रहा हूँ, एक हफ्ते में ये पूरा मेंस्ट्रुएशन निकाल सकते हो, ठीक है, अलजेब्रा के साथ, और 1-2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री। यानी ये पूरा सिलेबस जो है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर कहीं से सीख रहे हो और वक्त ऐसा है कि आप एक दिन में 6 से 8 घंटे जो है वो लगा रहे हो, बट वो ऑलरेडी ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होगा सारा आपको कंटेंट एक साथ मिले। अगर आप डिपेंडेंट हो कि एक वीडियो आएगी फिर दूसरी वीडियो आएगी, फिर तो वक्त लगेगा यार इसमें, समझ रहे हो। अगर वीडियोस पे ही डिपेंडेंट हो कि नई नई जो अपलोड होंगी उस पर भी डिपेंडेंट हो, वक्त तो लगेगा। बट एक साथ कंटेंट अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना वक्त लगने वाला है कम। हफ्ते में 10 दिन में ये सारा हो जाता है आराम से, बहुत ही सिंपल में। बट वो 10 दिन जो है उसमें आपको लगभग 4 से 5 घंटे इसको देने हैं, तो ये हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ यू डोंट नीड टू वरी। और आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों ये मैं सिखाऊंगा आपको, देखना फिर क्या होता है ये, ठीक है। एक मौका देके देखो, खुद आपको मालूम चलेगा। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो 30 सवाल आ गए आपके, 15 इसके 15 उसके, 60 नंबर के, और प्लस 30 की मेरे हिसाब से आपकी रीजनिंग भी है। तो यार ये कुल मिला के आपका 90 मार्क्स का आ गया, 50%, 90 मार्क्स आउट ऑफ कितना 200, तो 50% का सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग ही है। तो इस पे नहीं फोकस करोगे तो किस पे करोगे बताओ मुझे, ठीक है ना। और इसके दौरान मैं ज़रूर आपकी जितनी हेल्प होगी वो करूँगा। चलिए दोस्तों, अब बात आती है सर आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो। बातें तो बहुत सारी होगी, शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हो। मैं पहली वीडियो जो लेकर आऊँगा टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे पहले आपको एडवांस मैथ्स से शुरुआत करवाने वाला हूँ। और एडवांस मैथ्स में भी दोस्तों मैं शुरुआत करवाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली आपको
मोस्ट प्रोबेबली सर्कल से। देखते हैं, सर्कल से शुरुआत करते हैं। ये पूरे चैप्टर को खा जाएंगे हम, ठीक है। सर्कल से शुरुआत करते हैं, आइदर सर्कल और ट्रायंगल, ज्योमेट्री से शुरू करेंगे बेसिकली, ठीक है। और दोस्तों मैं अगेन ये बता दूंगा कि ये वीडियो जो मैं आज बना पाया हूँ उसका प्योर एक रीज़न रहा है कि मेरे को बहुत मैसेजेस कॉल्स बच्चों ने किए, वही मोटिवेट करा मुझे और यहाँ तक लेकर आया। अब मेरी वीडियोस आगे फ्रिक्वेंटली किस तरह से आती है, ये सब टोटली डिपेंड करता है कि मेरे साथ बच्चे कितने जुड़ रहे हैं। देखो बहुत साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं, देखो मोटिवेशन जिस तरीके से आपको चाहिए पढ़ने की, आपके लिए मोटिवेशन क्या है, ठीक है जॉब लगेगी, सैलरी मिलेगी, मोटिवेशन है। तो हमारे लिए, मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, किसी भी टीचर के लिए यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें उन्हें और रीच बढ़े और उन तक पहुंच पाए। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि क्योंकि अभी क्या हो गया है कि मैं 1-1.5 साल से जो मेरी ब्रेक आ गई, ऑन ऑफ रहा, उससे जो पहले मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं उनके नॉन में जो स्टूडेंट्स हैं या वो जो हैं वो ज़रूर मुझे जानते होंगे, ठीक है। बट अभी क्या हो गया कि जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, ऑब्वियसली उनको कहाँ मुझे बारे में पता होगा, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से ऑन ऑफ रहा, ठीक है। हाँ, आपसे ज़रूर पता चलना शुरू हो जाएगा। और बट उन तक पहुंचाना जो है वो आपका एक मैं आपसे जो फेवर बोल रहा हूँ वो यही है कि आप अब इस वीडियोस को, जिन बच्चों को मतलब याद नहीं है या वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उन तक आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पहुंचानी पड़ेगी, तभी उनको पता चलेगा। और मैं फिर एक बार बोलूँगा, थोड़े महीनों पहले मैं आके गायब क्या हो गया यार, अपनी फैमिली इशू से या बोल सकता हूँ ऑब्लिगेशंस थी। बट अभी जो है ये इस चैनल के ऊपर आपको लगातार चीज़ें जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगी और इस पे आप मेरे को खरे खरे उतरेंगे और इस पे बने रहेंगे अब ना। अब ये तो JKPSI का एग्जाम है, और भी जो JKSSB एग्जाम होंगे उनके लिए भी आपको इस चैनल के ऊपर तैयारी जो है करवाई जाएगी। सब मैथ्स और रीजनिंग की मैं अभी बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे ऊपर है, मैंने पढ़ाना है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर, समझ रहे हो पॉइंट। और आपके भाई बहन जो है उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, और जो इससे पहले वीडियोस पड़ी हुई है ना इस चैनल के ऊपर, अगर आप नए हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा एक बार उनको गो थ्रू कर लो, क्योंकि जब तक आपके पास वक्त है, अगर दिन की एक वीडियो पड़ रही है तो बाकी वक्त में आप क्या करोगे, उन वीडियोस को गो थ्रू कर लो, आप बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। JKPSI के लिए ही है वो सब भी, ठीक है। अगेन इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जो भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो चैनल को ज़रूर आप शेयर करिए आगे तक, ठीक है। शेयर क्या करना यार, जिन बच्चों को नहीं पता चल पा रहा है, ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है किस तरीके से बच्चे मेरे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा अभी नया कंटेंट मेरा। तो जो ढूंढ रहे हैं उनको अगर मैं आज 10 वीडियोस डालूंगा, 15 डालूंगा, जग सडनली तो नहीं मैं उन तक पहुंच पाऊंगा। वो एक रास्ता जो है वो आपके थ्रू ही होके गुजरता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, मोस्ट प्रॉब्ली वो कल आपको मिलेगा, जहां पर हम आपकी ज्योमेट्री जो कि एडवांस पोर्शन का हिस्सा है यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं और देखेंगे कि जिस पोर्शन की वजह से आप बहुत डर रहे हो, क्या वो वाकई इतना मुश्किल है या नहीं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, पढ़ना अच्छे से है। तो कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।